नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इस वीडियो में नाजरीन आपको ईरान की ISPR की, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनका जो तर्जुमान है, उसकी गुफ्तगू और बातचीत सुनाएंगे। आपको फख्र महसूस होगा। ईरान अपनी डिग्निटी के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है। लिटरली नाजरीन बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब एक कौम अपनी खुददारी के लिए, अपनी इज्जत के लिए एक मुल्क के अंदर जो अमेरिका रिजीम चेंज करने का माहिर है, रिजीम चेंज नहीं होने देती और खड़ी हो जाती है और लड़ पड़ती है। कैसे नादरीन वो जवाब देती है, ये आपके सामने रखेंगे। कैसे उनके उनका जो तर्जुमान है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, जो पासदारान इनकलाब का तर्जुमान है, गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। बड़ी जबरदस्त वीडियो है, वो आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले नादरीन ये खबर है, और इस खबर ने मुझे परेशान किया। मुझे इसलिए परेशान किया है चूंकि नादरीन इन चीजों से मैं डायरेक्टली इफेक्टिव हूं, मैं मुतासिर हो रहा हूं और आप लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। कल मुझे कमर्शियल मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन जाने, कमर्शियल मार्केट शॉपिंग का हब है। ईद के दौरान तो वहां पर सुई रखने की जगह नहीं मिलती, यानी इतना क्राउड होता है, इतना रश और इतने लोग होते हैं। कल कमर्शियल मार्केट बिल्कुल खाली था, क्योंकि लोगों के पास खरीदारी करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास इफ्तार करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास ईद के दिन जो अपने बच्चों के लिए एक सूट खरीदते थे नादरीन, वो सकत नहीं रही। ऐसे टाइम में चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी, मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए गाड़ियां, पंजाब के अंदर 11 अरब रुपए के जहाज लेने से दिल नहीं भरा। तो अब यह खबर आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने वीवीआईपीज के लिए 52 करोड़ 35 लाख रुपए की नई 20 टोयोटा फॉर्च्यूनर्स और 12 डालू की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। भाई, ये कौन सा वीवीआईपी है? ये कौन है जो कि सस्ती गाड़ी पर नहीं बैठ सकता? ये किसने 52 करोड़ मेरे और आपके पैसों के ऊपर बैठना है आकर? अच्छा, ये चीज सारी यहां पर खत्म नहीं होती, और जो हालात हैं वो आपके सामने मौजूद है। कैबिनेट कमेटी हैड रिकमेंडेड एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ एटलीस्ट 108 न्यू लग्जरी व्हीकल्स। कैबिनेट कमेटी ने नादरीन ये मंजूरी दे दी है कि 108 नई लग्जरी व्हीकल्स खरीदी जाएंगी कैबिनेट मेंबर्स के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1.5 अरब रुपए की। जियो भाई जियो, जिंदाबाद जिंदाबाद नादरीन, जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। खरीद खरीद कर दे नादरीन ये गाड़ियां। और पाकिस्तान में नादरीन इस वक्त अफ्तार करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, लिटरली अफ्तार करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। गैर मामूली हालात है जिनमें से पाकिस्तान गुजर रहा है। मौशियत क्रिपल करके कोलैप्स करती जा रही है। पड़ोस में नादरीन जंगें लगी हुई हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान की अशराफिया है नादरीन, उनके जो पेट की आग है वो बुझने में नहीं आ रही। दूसरी जानिब नादरीन बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निजाम है या गवर्नमेंट है, इनकी पांचों उंगलियां घी के अंदर हैं और सर कढ़ाई के अंदर है। यानी कि सर धड़ सब कुछ कढ़ाई के अंदर है और उंगलियां घी के अंदर मौजूद है। चूंकि कोई पूछने वाला नहीं है, अवाम को बिल्कुल वल्नरेबल करके कॉर्नर पर लगा दिया गया है। इस पर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब ने एक तज्जिया पेश किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बराए मेहरबानी आप सुन लें। ये मुनीर फारूक साहब की भी यही पोजीशन है, मैं आपको बता दूं। देखिए, गांव के चौधरी होते हैं ना, वो एक आज उसका मुंशी या मजारा जो है ना, पूरे गांव में एक ही बात करता रहता है। चौधरी को कोई परवाह नहीं, चौधरी को कोई टेंशन नहीं है कि क्या ये हुकूमत में रहने का कोई जवाब है कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपका सर कढ़ाई में है, उंगलियां घी में है, क्या ये जवाब है? और ये एक वकील को, एक साफी, तजयकार या किसी एंकर को ये जेब देता है ये बात करते हुए कि वो तो बड़े खुश हैं जी, वो तो यासी कर रहे हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है। लानत है यार ऐसी साफत पे, तजयकारी पे। तो मतलब ये लेवल रह गया हमारा कि चौधरी बड़ा बेपरवाह है जी, उनसे कोई किसी की परवाह नहीं है, चौधरी बड़ा डर है। और जो चौधरी कर रहा है उसके ऊपर बताओ ना, वो काम सही कर रहा है या खराब कर रहा है। मजीद इन्होंने नादरीन गुफ्तगू किया मतीउल्लाह जान साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ इतना कुछ हो चुका है कि वो थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान चाहे डील करके ही बाहर आ जाए। अगर इमरान खान कोई भी शर्त मानकर बाहर आ जाता है तो खान को नुकसान नहीं होगा। नादरीन, एक अनबिलीवेबल रेजिस्टेंस है जो कि इमरान खान की जारी है। मैं खुद जेल के अंदर टाइम गुजार कर आया हूं और मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर नादरीन कोई किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना जो इस तरह से जेल काट सके। इमरान खान ने नादरीन एक बहादुरी की मिसाल कायम कर दी, और ये एक अनबिलीवेबल रेजिस्टेंस है जो इमरान खान शो करवा रहा है जेल के अंदर खाली रहना। मैं तो आइसोलेशन में नहीं था, लेकिन आइसोलेशन में, तन्हाई में ये अनबिलीवेबल असाब हैं जो इमरान खान साहब ने शो करवाए हैं। ये मतीउल्लाह जान साहब को इस वक्त सुन लिया। पीटीआई बतौर अपोजिशन जमात, उसके साथ इतना कुछ हो चुका है, उसके कारकुनों और लीडरों के साथ, कि डेफिनेटली बड़ी तादाद में ऐसे कायदीन और कारकुन भी हैं जो थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि इस सारी कशमकश का कोई ड्रॉप सीन होना चाहिए, जो चाहते हैं कि इमरान खान कुछ भी हो, किसी भी तरह वो बाहर आ जाए, चाहे उन्हें डील ही करना पड़े, और जो समझते हैं कि अगर कोई भी चीज़ मानकर इमरान खान बाहर आएंगे तो वो डील नहीं होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की इस वक्त पॉपुलैरिटी और उनका स्ट्रेचर इतना है कि वो जो भी शर्त मान के बाहर आएंगे उनकी सियासत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ नादरीन, जो पंजाब का जहाज वियना गया था, ये जहाज पैनामा लीक साबित हो रहा है। ये जहाज का रायता फैलता मजीद चला जा रहा है और ये कंक्लूड नहीं हो रहा। इसके ऊपर बाकायदा से मुख्तलिफ सबूत सोशल मीडिया पर शेयर करने की कोशिशें की जा रही है और बड़ी अजीबो गरीब हैं। इस पर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं नादरीन, ये मैं चाह रहा हूं कि आप इनकी गुफ्तगू सुन लें कि ये क्या फरमा रहे हैं। खरल साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि जुनैद सफदर के पाकिस्तान में होने के सबूत कम अज कम दे दें,
तो क्या सबूत दिए गए, ये सुन लें। तो मुझे बताया गया कि जी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, इट्स फॉर यू ओनली। मैं कहा जी कमाल हो गया, बहुत बड़ी खबर है, बताइए। तो मुझे बताया गया कि जुनेद सफदर साहब लाहौर में मौजूद थे। मैंने कहा जी फेयर इनफ, मैं आपकी बात मान लेता हूं, सबूत साबित करना पड़ेगा ना कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि अगर मुझे इतनी एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं कि जुनेद सफदर वाज इन लाहौर, मैं साबित कैसे करूं? मैं कह देता हूं कि जुनेद सफदर साहब यहां पे थे, जुनेद सफदर साहब मरी में थे, जुनेद सफदर साहब दुबई में थे, जुनेद सफदर साहब लंदन में थे या वियना में थे या अमेरिका में थे, मैं साबित कैसे करूंगा? कोई फुटेज, कोई सबूत, कुछ ना कुछ तो आपको मुझे देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी और उस वक्त जब आज उठा हूं तो वो टिप्स देखकर मैं बड़ा हंसा हूं। अब मैंने एक ही चीज के ऊपर मैंने वजीर साहब, मैंने कहा जी बता देता, आपने कहा आई बिलीव यू, मैंने आपकी बात सारी की सारी मान ली, आज इट इज मान ली जिस तरह आपने फरमाया, मैंने कहा जी ऐसे ही होगा, सबूत। तो मुझे कहा यार साफी हो, सबूत का क्या काम है, सबूत के तुम वो फुटेज चेक करवा लेना वहां डॉक्टर्स हॉस्पिटल की। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, फिर खबर भी सुबह करते हैं ना, फिर जब मैं चेक कर लूंगा एटलीस्ट तो खबर भी सुबह करते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं कोई मालिक को जानता हूं, अस्पताल में बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूं, नाम को जानता हूं, लेकिन मैंने अपनी जो स्ट्रिंग्स अपने लेवल की थी वो पुल करने की कोशिश की है। और मेरी स्ट्रिंग्स फीबल स्ट्रिंग्स थी, कमजोर स्ट्रिंग्स थी। मैं आपसे गलत बात कहूं कि मैं कोई बहुत बड़े आदमी को मैंने वहां फोन किया मुझे फुटेज चाहिए, लेकिन मुझे फुटेज हासिल नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर बड़ी सादा सी बात है, तारीफ पे बहुत सादा सी है। अब वो वकास साहब तो बैठे बार बार आपको जो खबर की है, वो अमेरिका में बैठे हैं, वो बार बार आपको अपनी स्टेट बता रहे हैं कि आई रिजाइड इन न्यूयॉर्क में मुकदमा करो मेरे ऊपर, मैं साबित करूंगा, और अगर आप लोग गलत हुए तो फिर मुकदमे में देख लेंगे। अब वो बंदा वहां से बैठा बार बार आपको ये कह रहा है और आप खामोशी से हाथ धरे हुए बैठे। एक चीज पे मैं जरूर यहाँ पे आपकी खिदमत में गोश्त गुजार करना चाहूंगा कि ये सारी कहानी के अंदर पीएमएल एट फॉल्ट है, मरियम नवाज साहब की अपनी एक टीम एट फॉल्ट है। आप टाइमली कोई खबर दे ही नहीं सके, आपके खिलाफ जो बयानियां बना उस बयानियां बनाने में सबसे ज्यादा एट फॉल्ट आप लोग खुद हैं। आप लोग की खामोशी जो है वो मुझे माना गफलत बनती है इसके ऊपर आकर। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जाहिर है सोहेल आफरीदी साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया और बड़ा गंदा प्रोपेगेंडा किया गया। जब सोहेल आफरीदी साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, एक एंगल से साइड से तस्वीर ली गई जहां पर इमरान खान के पीछे तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि सोहेल खान आफरीदी साहब के पीछे मौजूद थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अली डार साहब अपने दफ्तर में मौजूद हैं और बिल्कुल उनके पीछे मोहतरमा मरियम साहबा की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन बानी ये पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को इग्नोर कर दिया गया है। तो इस तस्वीर के अंदर नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछ रही है कि भाई ये सरकारी दफातर है, सरकारी ऑफिस है, और सरकारी दफातर और ऑफिस के अंदर जो सरकार है, जो मुल्क है, जो उसका जो बानी है, वहां पर उनकी तस्वीर मौजूद नहीं है। ये सारी चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल उस टाइम सोहेल खान अफरीदी के खिलाफ नाज़रीन एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। अब नाज़रीन मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल बनी हुई है। जंग का 17वां दिन है और 17वें दिन भी नाज़रीन अमेरिका ईरान को घुटनों पर नहीं ला पा रहा। अमेरिका को अब समझ नहीं आ रही कि इस जंग में से कैसे खुद को पुल आउट करे, इस जंग में से कैसे निकाले। 17 डेज हो चुके हैं, आपने हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अमेरिका नहीं खुलवा पा रहा। अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है, इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो रूट है, जिसने जो दुनिया का ऑक्सीजन है, दुनिया का फ्यूल है, ऑयल है, आपने हार्मोज, उसे अमेरिका खुलवाने में कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन सवाल यह भी है कि ये पहली दफा है कि एक सुपर पावर, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, दुनिया को बुला रही है, अपने इत्तेहादियों को बुला रही है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं आ रहे। एक तो नेटो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सॉलिडारिटी या किसी भी तरह से उस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अपना हार्मोज से साउथ कोरिया का तकरीबन 70% ऑयल गुजरता है और साउथ कोरिया के अंदर तकरीबन 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं जो कि मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद साउथ कोरिया भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि हम अपना हार्मोज की तरफ आएंगे, स्टेट ऑफ हार्मोज की तरफ आएंगे। जापान जो कि क्वाड का हिस्सा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, और जापान के अंदर, जापान का भी तकरीबन 40% नाज़रीन ऑयल गुजरता है और जापान के अंदर 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद है। जापान भी नहीं ये स्टेटमेंट दे रहा कि हम अपना हार्मोज की तरफ आ रहे हैं। बर्तानिया, जर्मनी कैटेगोरिकली अमेरिका को मना कर चुके हैं। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक गुफ्तगू और बातचीत की है, लेकिन इसके ऊपर सीएनएन ने नाज़रीन एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ है। मैं ये क्लिप चाह रहा हूं कि आप देखें और खुद महसूस करें कि कितनी ज्यादा कंट्राडिक्शंस हैं। एक मुल्क का लीडर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर, जब पौंतलाता है या पौंतलाई हुई गुफ्तगू करता है तो कैसे करता है, ये सीएनएन का क्लिप देख रहे हैं। If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This isn't need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the straight. My attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाज़रीन एक जगह पर ट्रंप मजबूर हो गया है अपने बदतरीन इस वक्त के दुश्मन ईरान की तारीफ करने की, और वो ईरान की तारीफ कर रहा है कि हम जीनियसेस के साथ लड़ रहे हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ लड़ रहे हैं, हम ब्रिलियंट लोगों के साथ लड़ रहे हैं। ये ट्रंप को सुन लें। Much more, only because people don't understand. To a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest, and I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. अब यहां पर नाज़रीन ट्रंप अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहा है, शिकस्त का एतराफ कर रहा है।
ट्रंप आइसोलेशन का एतराफ कर रहा है, ट्रंप खौफनाक तन्हाई का एतराफ कर रहा है, जहां पर यह कह रहा है कि हमने मुस्लिम ममालिक को बुलाया और हमने उन्हें कहा कि हम 40 सालों तक आपकी जंग लड़ते रहे, अब एक मामूली मामले पर आप हमारी तरफ नहीं आ रहे। यह भी डोनाल्ड जे ट्रंप का क्लिप सुनने का Be used very long. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. And the level of enthusiasm matters to me. We have some countries where we have 45,000 soldiers, great soldiers, protecting them from harm's way. And we have done a great job. And when we want to know, do you have any minesweepers? Well, would rather not get involved, sir. I said, for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor. Very few shots going to be taken because they don't have many shots left. अब नाज़रीन मैं आपको सुनवाना चाहता हूं ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदाराने इनकलाब हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी स्टेटमेंट। इंतहाई ये गुड लुकिंग जेंटलमैन है, जवान लड़का है, तगड़ा फौजी है, वर्दी में आया हुआ है, खड़ा है, सामने उसने हाथ रखे, बॉडी लैंग्वेज उसकी दिखा रही है, वो जीत रहा है, बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है, पटकार मार रहा है और ये अमेरिका को वल्नरेबल कर गया है। इनकी आप गुफ्तगू सुने, ये चंद सेकंड का क्लिप है। वो कहते हैं कि जनाब जंगें ट्वीट्स के ऊपर बैठकर डिसाइड नहीं होती, जंगें जंगी मैदानों के अंदर लड़ी जाती हैं और ट्रंप की इतने औकात ही नहीं है कि वो मैदान पर आकर हमसे लड़ सके। ये आप ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी स्टेटमेंट सुने इब्राहिम मेहरबानी। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. 17 डेज में नादरीन ये जंग दाखिल हो चुकी है और अभी तक की इतलात के मुताबिक यानी कोई भी ये मामला कहीं पर भी सॉर्ट आउट होता हुआ, सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब नादरीन पाकिस्तान ने रात को काबुल के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं और डॉन अखबार के मुताबिक और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उनके मुताबिक काबुल के अंदर जो बुनियादी तौर पर ड्रोन्स बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे तबाह और बर्बाद किया गया है। अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है और बाकायदा से अफगान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि वहां पर एक अस्पताल था, हॉस्पिटल था जो कि रिहैब हॉस्पिटल था, नशेइयों के रिहैब के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया गया था। वहां पर स्ट्राइक्स हुई हैं और 200 से 400 लोगों की जानें वहां पर चली गई हैं। अब नाज़रीन ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा खौफनाक किस्म का इल्जाम है। बहरहाल पाकिस्तान स्टेट बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है और वो कह रही है कि जनाब हमने ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं की, बल्कि हमने सिर्फ काबुल में वहां पर स्ट्राइक की है जहां पर इस तरह के ड्रोन्स जो कि इजराइल से या फिर इंडिया से पुर्जे लेकर बनाए जा रहे थे या उनसे टेक्निकल सपोर्ट ली जा रही थी। बहरहाल इसके ऊपर अगर नाज़रीन अफगानिस्तान इल्जाम लगा रहे हैं तो पाकिस्तान को एक ओपनली इन्वेस्टिगेशन की ऑफर करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान को हम सबको तैयार होना चाहिए ताकि ये खुलकर इन्वेस्टिगेट हो और अफगानिस्तान के इस ब्लफ को, इस तरह के प्रोपेगेंडे को कॉल करनी चाहिए कि भाई वो एड्रेस हो वंस फॉर ऑल और ये चीजें तभी सेटल होंगी जब इसके ऊपर एक बड़ी फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।